हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7 जैविक प्रक्रिया पोषण, परिवहन, श्वसन एवं उत्सर्जन, लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रिएशन का लेक्चर 14, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है मुख्य शब्द, कीवर्ड्स एवं हमने सीखा। ओके, तो इसमें हम लोग जानेंगे कि चैप्टर 7 अध्याय 7 जैविक प्रक्रिया पोषण, परिवहन, श्वसन एवं उत्सर्जन में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मुख्य शब्द कीवर्ड्स के बारे में जानेंगे, उसी के पश्चात हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य शब्द कीवर्ड्स। एंजाइम। तो एंजाइम किसे कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कि एंजाइम क्या कहता है, जिसको हिंदी में क्या है, प्रकीर्णक के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो इसको इंग्लिश में एंजाइम बोला जाता है और हिंदी में प्रकीर्णक बोला जाता है। ओके, क्या, इसको याद रखिएगा, प्रकीर्णक के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि एंजाइम या प्रकीर्णक अलग अलग है, दोनों एक ही होता है। ओके, एंजाइम। तो एंजाइम एक तरह का प्रोटीन होता है जो कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। ओके, एंजाइम मानव शरीर में केमिकल अर्थात रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करने में सहायता करता है। एंजाइम भोजन को पचाने, मांसपेशियों के बनने और शरीर में विषाक्त पदार्थ खत्म करने के साथ साथ शरीर के हजारों कार्यों को करने के लिए आवश्यक होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को एंजाइम के बारे में समझ आया होगा कि एंजाइम क्या होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि एंजाइम एक तरह का प्रोटीन होता है जो कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। एंजाइम मानव शरीर में क्या है, केमिकल अर्थात रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करने में मदद करता है। इसके साथ ही एंजाइम भोजन को पचाने, मांसपेशियों के बनने और शरीर में विषाक्त पदार्थों को खत्म करने के साथ साथ हजारों कार्यों को करने के लिए आवश्यक होता है। ओके, क्रमानुकंचन। तो क्रमानुकंचन किसे कहते हैं, तो आहार नाली की भित्ति में श्लेष्मा का स्राव होता रहता है। ओके, तो जैसे कि हम लोगों को पता है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारे आहार नाली में क्या होता है, जो आहार नाली की भित्ति में श्लेष्मा का स्राव होता रहता है। तो आहार नाली की भित्ति में श्लेष्मा का स्राव होता रहता है। इसकी मांसपेशियों में क्रमशः संकुचन और फैलाव से भोजन आगे बढ़ता है। इस प्रक्रिया को ही हम क्रमानुकंचन या पेरिस्टलाइसिस कहते हैं। ओके, तो क्रमानुकंचन या पेरिस्टलाइसिस के नाम से भी जाना जाता है। पेरिस्टलाइसिस। ओके, पेरिस्टलाइसिस। ओके, तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि क्रमानुकंचन किसे कहते हैं। तो आहार नली की भित्ति में श्लेष्मा का स्राव होता रहता है। इसकी मांसपेशियों में क्रमशः संकुचन और फैलाव से भोजन आगे बढ़ता है। इस प्रक्रिया को ही हम क्रमानुकंचन या पेरिस्टलाइसिस कहते हैं। दीर्घरम। तो दीर्घरम किसे कहते हैं, तो दीर्घरम को रसांकुर के नाम से भी जाना जाता है। रसांकुर। ओके, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कि रसांकुर या दीर्घरम अलग अलग है। तो रसांकुर को ही दीर्घरम के नाम से जाना जाता है। छोटी आंत भीतरी दीवार पर अंगुलिनुमा प्रवृत्त पाया जाता है, जिसको ही क्या कहता है, दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। दीर्घरोम या रसांकुर किसे कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कि छोटी आंत की भीतरी दीवार पर अंगुलिनुमा प्रवृत्त पाया जाता है, जिनको ही दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। ओके, कुपिका। ओके, तो चलिए कुपिका के बारे में समझते हैं कि कुपिकाएं क्या होता है। कुपिकाएं फेफड़ों में पाए जाने वाले फेफड़ों में पाया जाता है। ओके, कुपिकाएं कहाँ पाया जाता है, तो कुपिकाएं फेफड़ों में पाया जाता है। इसके अंदर इसकी संरचना अंगूर की गुच्छे के समान होता है एवं इसकी सतह में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ओके, तो कुपिका में क्या होता है, ऑक्सीजन, इसकी सतह में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसकी सतह इस प्रकार होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को श्वसन क्रिया के दौरान क्या करता है, वह बाहर कर देता है एवं ऑक्सीजन को श्वसन के दौरान अंदर करता था। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि क्या करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, साथ ही क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसको हमारे शरीर से बाहर करता है। कौन, वह है कुपिका। दोहरा परिपथ। तो दोहरा परिपथ किसे कहते हैं, तो दो परिपथ को ही दोहरा परिपथ कहते हैं। जैसे मनुष्य में होने वाली रक्त का दोहरा परिसंचरण अर्थात दो बार क्या होता है, परिसंचरण होता है, उसी को क्या बोलता है, दोहरा परिपथ। दोहरा परिसंचरण। ओके, तो चलिए दोहरा परिसंचरण के बारे में समझते हैं कि दोहरा परिसंचरण क्या होता है। दोहरा परिसंचरण तंत्र ऐसा परिसंचरण तंत्र होता है जिसमें रक्त परिसंचरण के दौरान हृदय से दो बार होकर गुजरता है। दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कि दोहरा परिसंचरण तंत्र वह तंत्र होता है जिसमें रक्त परिसंचरण के दौरान हृदय से दो बार होकर गुजरता है। कैसे, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं।
ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ डिनोट कर रहा हूँ। ओके, तो इसमें पहले में क्या होता है, प्रथम बार में कहा जाता है जो अशुद्ध रक्त होता है, क्या होता है, जो हमारे शरीर में उपस्थित जो अशुद्ध रक्त होता है वह सिराओं के माध्यम से सबसे पहले कहाँ जाता है, वह दायां लीन में जाता है। दायां लीन के पश्चात जाता है वह दाएं नीले में, दाएं नीले में से फेफड़े में। इसके पश्चात इस फेफड़े में क्या होता है, यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण होता है, जिसके कारण क्या होता है, यह शुद्ध रक्त में परिवर्तित हो जाता है। ओके, और इसका दूसरे परिपथ में यह होता है कि जैसे कि इसके दूसरे परिपथ में यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ। ओके, दूसरे परिपथ। ओके, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो शुद्ध रक्त होता है, जो शुद्ध रक्त होता है वह बायां लीन में जाता है, बायां आलिंद में जाता है। उसके पश्चात बायां आलिंद से बाएं नीले में जाता है, बाएं नीले के पश्चात महाधमनी में, महाधमनी से शरीर के विभिन्न अंगों में क्या है, पहुंचता है। अर्थात इस प्रकार से हमारे शरीर में क्या है, दोहरा परिसंचरण होता है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझते हैं ताकि हमको इसको समझने में आसानी हो। जैसे कि हम लोगों ने इसके बारे में समझा था, जैसे कि मैं इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर बना रहा हूँ। ओके, तो जैसे कि आप लोगों को समझने के लिए यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। ओके, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या होता है, दायां लीन होता है। मान लीजिए यहाँ पर आप लोग ठीक से नहीं दिख रहा हो, तो चलिए मैं इसको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, और क्योंकि स्पेस थोड़ा कम लग रहा है। ओके, तो दायां लीन हो गया, यह दायां नीला है। ओके, तो इसको याद रखिएगा, मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ। दायां लीन हो गया, दायां नीला हो गया, और यह बायां लीन है, बायां आलिंद, और यह है बायां नीला। तो इसका परिसंचरण किस प्रकार से होता है, तो इसमें क्या होता है, तो चलिए इसको समझते हैं। यह हमारा फेफड़ा है, क्या है, फेफड़ा, और यहाँ पर है हमारा पूरा शरीर, पूरा शरीर। तो इसमें से क्या है, इस प्रकार से इसका संचरण होता है। तो ये सबसे पहले यहाँ जाता है, पूरा शरीर से होते हुए कहाँ जाता है, दायां आलिंद में, और उसके पश्चात जो दायां नीला होता है वह कहाँ जाता है, फेफड़ों से होते हुए हमारे शरीर में क्या है, बायां आलिंद में जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, दोहरा परिसंचरण तंत्र हमारे शरीर में काम करता है। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं कि इसमें क्या होता है। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने दोहरा परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया था कि इसमें क्या होता है, तो ऐसा परिसंचरण तंत्र है जिसमें रक्त परिसंचरण के दौरान हृदय से 2 बार होकर गुजरता है। ओके, तो हृदय से क्या होता है, 2 बार गुजरता है। तो चलिए इसमें प्रथम और दूसरी बार के क्या है समझते हैं। जैसे कि प्रथम बार में क्या होता है, शुद्ध रक्त क्या करता है, वह सिराओं के माध्यम से दायां में जाता है, दायां से दायां से फेफड़े में जाकर क्या होता है, इसका ऑक्सीकरण होता है, जिसके कारण यह शुद्ध हो जाता है। और दूसरे परिपथ में क्या होता है कि जो शुद्ध रक्त होता है वो कहाँ जाता है, वह बायां लीन में जाता है, बायां लीन से बायां नीले से महाधमनी से होते हुए पूरे शरीर में जाता है। तो चलिए इसको डायग्राम के द्वारा समझते हैं। तो प्रथम बार में क्या होता है, जो अशुद्ध रक्त होता है तो कहाँ जाता है, वह दायां लीन में जाता है, दायां लीन से कहाँ जाता है, दायां नीला में, दायां नीला में सबसे पहले क्या होता है, जो अशुद्ध रक्त होता है कहाँ जाता है, वह सिराओं के माध्यम से दायां लीन में आता है, दायां लीन के पश्चात दायां आलिंद के पश्चात दायां नीला में, दायां नीला के पश्चात फेफड़ों में जाता है। अब यहाँ पर फेफड़ों में क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होने के पश्चात क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त हो जाता है। अर्थात यहाँ पर जो रक्त होता है वह शुद्ध होता है, जिसके कारण क्या करता है, वह धमनियों के माध्यम से होते हुए बायां लीन में आता है, बायां लीन से बायां नीला, और बायां नीला से क्या होता है, महाधमनी की सहायता से, अर्थात महाधमनी के जरिए पूरे शरीर में क्या होता है, रक्त पहुंचता है। अर्थात इस प्रकार से क्या होता है, यह हमारे शरीर में दोहरा परिसंचरण कार्य करता, दोहरा परिसंचरण कार्य करता है। ओके, तो वायु होप आप लोगों को समझ आया होगा कि किस प्रकार से हमारे शरीर में क्या होता है, परिसंचरण तंत्र कार्य करता है, प्रथम भाग एवं दूसरे परिपथ में। ओके, तो प्रथम में क्या होता है कि जो अशुद्ध रक्त होता है धमनियों के माध्यम से दायां लीन में आता है, दायां लीन से दायां नीले से फेफड़ों में जाता है। और दूसरे परिपथ में क्या होता है कि जो शुद्ध रक्त होता है वह बायां लीन में जाता है, बायां लीन से बायां नीले से क्या होता है, महाधमनी से होते हुए हमारे पूरे शरीर में पहुंचता। ओके, तो इस प्रकार से दोहरा परिसंचरण तंत्र होता। प्रकाश संश्लेषण। ओके, तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो इसको इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो इसका फोटोसिंथेसिस क्या होता है, PHOTOSYNTHESIS। ओके, इस फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के नाम से भी जाना जाता है किसको, तो वह है प्रकाश संश्लेषण को। ओके, तो चलिए अब हम लोग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया
क्या होता है। ओके, तो चलिए मैं इसको आप लोगों को नीचे में समझा दे रहता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए, वहाँ पर स्पेस नहीं बचा है। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को नीचे में समझा देता हूँ। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण, जिसको इंग्लिश में फोटो संश्लेषण, जिसको इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होता है? तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं पर्णहरित, जिसको क्लोरोफिल के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं पर्णहरित या क्लोरोफिल के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन मुक्त करता है। इस प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। कैसे? तो चलिए इसको हम लोग रिएक्शन अर्थात अभिक्रिया के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि 6CO2 + 12H2O किसकी उपस्थिति में? पर्ण हरित, जिसको क्या बोलता है? क्लोरोफिल भी बोला जाता है। और क्या है? सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। ओके, किसका निर्माण करता है? तो ग्लूकोज का निर्माण करता है C6H12O6 प्लस इसके साथ ही क्या करता है? ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है, अर्थात ऑक्सीजन गैस को रिलीज अर्थात मुक्त करता है, प्लस वाटर के मॉलिक्यूल भी बनाता है। ओके, तो ये क्या है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। ओके, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को हम लोग अभिक्रिया के माध्यम से इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं पर्णहरित के द्वारा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करती है तथा ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है। इस प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को फोटोसिंथेसिस समझ आया होगा। तो कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है? तो हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं पर्णहरित के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करती है तथा ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है। इस प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ओके, आप लोग इस अभिक्रिया को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं डिनोट कर रहा हूँ। जैसे कि 6CO2 प्लस यहाँ पर 12H2O लिए थे, तो यहाँ पर हम लोग 6H2O भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो रिएक्शन रहेगा वो सेम रहेगा। यहाँ पर पर्णहरित रहेगा, पर्णहरित यहाँ पर सूर्य की प्रेजेंस अर्थात सूर्य की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश, ओके, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये ग्लूकोज का निर्माण करता है। 6H12O6 प्लस यहाँ पर 6O2 बनेगा। ओके, तो यहाँ पर वो जो वाटर के मॉलिक्यूल वो क्या नहीं बनेगा। ओके, तो इस प्रकार से क्या है, हम लोग प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की जो अभिक्रिया है इस प्रकार से लिख सकते हैं। ओके, तो दोनों सही है। ओके, तो या फिर इसको लिख सकते हैं या फिर इसको। ओके, तो आई होप आप लोगों को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के बारे में समझ आया होगा कि प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम लोगों ने प्रकाश संश्लेषण के बारे में जाना कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। हमने सीखा, ओके, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि अध्याय 7 जैविक प्रक्रिया पोषण श्वसन परिवहन एवं उत्सर्जन में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। पहला, मनुष्य के पाचन तंत्र में आहार नली और पाचक ग्रंथियां पाई जाती है। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने पाचन तंत्र में जाना था कि जो मनुष्य के पाचन तंत्र में आहार नली और पाचक ग्रंथियां पाया जाता है। दूसरा, मनुष्य की आहार नली में पाए जाने वाले अंग है मुख, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार। ओके, तो ये मनुष्य की आहार नली में पाए जाने वाले अंग होते हैं, जैसे कि मुख हो गया, ग्रसनी हो गया, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार। श्वसन की क्रिया में ग्रहण की गई ऑक्सीजन से भोजन का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड पानी बनता है और ऊर्जा मुक्त होती है। यह ऊर्जा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में संग्रहित होती है। ओके, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है, जिसको एटीपी के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। ओके, एटीपी अर्थात एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके ओके, तो चलिए इसको हम लोग अभिक्रिया के द्वारा समझते हैं कि श्वसन की क्रिया में ग्रहण की गई ऑक्सीजन से भोजन का ऑक्सीकरण किस प्रकार से होता है एवं ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड पानी बनता है तथा ऊर्जा किस प्रकार से मुक्त होता है। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैंने यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ, जैसे कि ग्लूकोज लेते हैं C6H12O6, क्या है, भोजन लेते हैं तथा ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं हम लोग श्वसन की क्रिया के द्वारा ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से क्या करता है, दोनों आपस में ऑक्सीकरण होता है इसका, तो हमको ऊर्जा प्राप्त होता है। इसके साथ क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है
अर्थात इस प्रक्रिया को क्या कहता है, श्वसन की प्रक्रिया होता है। अर्थात हमारे शरीर में क्या होता है, जो श्वसन की प्रक्रिया के दौरान जो हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं तो इसका क्या होता है, जो हमारे भोजन है उसका ऑक्सीकरण होता है, जिससे हमको ऊर्जा मिलता है। इसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ओके, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। ओके, तो जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या जो एटीपी है उसको ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है। क्यों? ओके, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि जो एटीपी या जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है उसको ऊर्जा मुद्रा क्यों कहा जाता है। हमारे शरीर में ऊर्जा प्रमुख रूप से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एटीपी नामक पदार्थ के रूप में संचित होता है, इसलिए इसको ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। ओके, तो ऊर्जा मुद्रा क्यों कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि जो हमारे शरीर है उसमें जो ऊर्जा होता है वह मुख्य रूप से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अर्थात एटीपी के रूप में क्या होता है, संचित होता है, इसलिए इसको ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। पांचवा, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ी वृक्क, किडनी, एक जोड़ी मूत्र नलिका, यूरेटर मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर एवं मूत्र मार्ग यूरेथ्रा होता है। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र में जाना था कि जो मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क किडनी होता है, एक जोड़ी मूत्र नलिका यूरेटर एवं मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर एवं मूत्र मार्ग यूरेथ्रा होता है। मनुष्य के परिवहन तंत्र में मुख्य रूप से हृदय एवं रक्त वाहिनी का ध्वनि और शिरा पाया जाता है। तो मनुष्य के परिवहन तंत्र में मुख्य रूप से कौन कौन से पाया जाता है, जो रक्त वाहिनी अर्थात जो हमारे शरीर में परिवहन का काम करता है तो वह है धमनी और शिरा। धमनियां मुख्य रूप से ऑक्सीजन जनित रक्त एवं शिरा मुख्य रूप से ऑक्सीजन विहीन रक्त का परिवहन करते हैं। ओके, तो धमनियां मुख्य रूप से ऑक्सीजन जनित अर्थात इसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, उस वाले रक्त को क्या करता है, वह इसका परिवहन करता है। और जो शिरा होता है वो मुख्य रूप से ऑक्सीजन विहीन अर्थात जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है उस वाले रक्त का परिवहन करता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा सौर ऊर्जा को खाद्य पदार्थों के रूप में रासायनिक ऊर्जा में संग्रहित करता है। ये जीव जगत के लिए प्रथम पोषक स्तर है। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के बारे में जाना कि प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया किस प्रकार से होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो पौधे होता है वह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही अपने भोजन का निर्माण करता है। इस वजह से क्या है, जो पेड़ पौधे होता है जीव जगत के लिए प्रथम पोषक स्तर होते हैं। ओके, पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण हरित लवकों में होती है। ओके, तो और पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वो कहाँ पर होता है, तो वो है हरित लवकों में। ओके, तो हरित लवकों में ही क्या होता है, जो प्रकाश संश्लेषण है, जो फोटोसिंथेसिस है उसका प्रक्रिया होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बनिक पदार्थ जैसे शर्करा, मध आदि का निर्माण होता है तथा ऑक्सीजन गैस वातावरण में निकलती है। इस पर पूरा जंतु जगत निर्भर है। ओके, तो इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है, जो कार्बनिक पदार्थ जैसे कि शर्करा हो गया, मध आदि का निर्माण होता है तथा जो ऑक्सीजन गैस वातावरण में निकलती है। जिस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर ग्लूकोज एवं क्या होता है, ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है तथा ऑक्सीजन O2 का क्या हो रहा है, इस अभिक्रिया के दौरान वातावरण से बाहर निकलता है अर्थात ऑक्सीजन गैस वातावरण में निकलता है। ओके, तो इस पर क्या होता है, पूरा जंतु जगत निर्भर है। क्यों? क्योंकि हम लोग श्वसन के लिए किसका उपयोग करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन गैस की ही हम लोग श्वसन के लिए उपयोग करते हैं। इस वजह से क्या है, पूरे जंतु जगत के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। पौधों में संवहन ऊतक पाया जाता है जिनका फैलाव पौधों की जड़, पत्ती, तना, फूल आदि तक होता है। ये ऊतक मुख्य रूप से जाइलम और फ्लोएम है। ओके, तो पौधों में संवहन ऊतक पाया जाता है जिनका जो फैलाव जैसे कि पौधों की जड़, पत्ती, तना, फूल तक आदि तक होता है। ये ऊतक मुख्य रूप से जाइलम और फ्लोएम होता है। ओके, तो जिस प्रकार से क्या होता है, हम लोग जैसे कि मनुष्य में क्या होता है, जाइलम एवं फ्लोएम पाया जाता है हमारे शरीर में। किसके? क्यों? क्योंकि वही क्या करता है, हमारे शरीर में क्या करता है, परिवहन का कार्य करता है। ठीक इसी प्रकार जो पेड़ पौधे है उसमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है, जिसके कारण उसमें क्या होता है, परिवहन होता है। ओके, तो चलिए जाइलम और फ्लोएम के बारे में समझते हैं कि जाइलम एवं फ्लोएम क्या होता है। जाइलम, पौधे में जाइलम द्वारा परिवहन होने वाले पदार्थों में जल एवं खनिज लवण होता है। किसमें? तो वह जाइलम में। जाइलम की वाहिका एवं वर्णिका आपस में जुड़कर जल एवं खनिज लवण का संवहन करती है। ओके, तो जल एवं खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है, तो वह जाइलम के द्वारा। फ्लोएम, पौधों में भोजन तथा अन्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। फ्लोएम की 40 नलिकाओं में प्रकाश संश्लेषण उत्पाद का परिवहन जड़ों, फल, वृद्धि वाले अंगों की ओर होता है। फ्लोएम द्वारा परिवहन दोनों दिशाओं में होता है। ओके, तो जाइलम मुख्य रूप से किसका परिवहन करता है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो जाइलम होता है
वह जल एवं खनिज लवण का क्या करता है, परिवहन करता है, और जो फ्लोएम होता है वह भोजन तथा अन्य पदार्थों का परिवहन करता है। कुछ अपशिष्ट पदार्थ पौधों से गिरने वाली पत्तियों से निकल जाता है। कुछ में अपशिष्ट पदार्थ कोशिका रिक्तिका में संचित रहता है, जो समय समय पर पौधे किस तरह से बाहर कर दिया जाता है। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने पौधों में क्या होता है, जो अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन के बारे में जाना था कि जो पौधे होता है उसमें अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन किस प्रकार से होता है। इस वजह से क्या होता है, उसको प्रबंधन करने के लिए उसमें कुछ आवश्यक एंजाइम या फिर कुछ विशेष रूप से कुछ प्रक्रिया पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो पेड़ पौधे में जो अपशिष्ट पदार्थों का है उसका जो मैनेजमेंट या प्रबंधन किया जाता है। ओके, तो अपशिष्ट पदार्थ पौधे से निकलने वाली पदार्थों से जैसे कि निकल जाता है अर्थात पत्तियों से निकल जाता है। इसके साथ ही अपशिष्ट पदार्थ कोशिका रिक्तिका में संचित रहता है, जो समय समय पर पौधे किस तरह से बाहर कर दिया जाता है। ओके, पौधे में गैसीय आदान प्रदान मुख्यतः रंध्रों के माध्यम से होता है। तो पौधों में गैसीय आदान प्रदान था, गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है, तो पौधे में जो गैस का आदान प्रदान होता है वह मुख्य रूप से रंध्रों के माध्यम से ही होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।